स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, समीक्षा अधिकारी 2021 प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा, यूपी पीसीएस परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा और अन्य एक दिवसीय जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जीएस का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें पूछे जाने वाले सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न या उन विषयों में कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, इसकी एक श्रृंखला चल रही है जिसमें हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और पर्यावरण, इन 3 टॉपिक के आपको प्रश्न बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके बाद आज हम जो विषय लेकर आए हैं ये है मध्यकालीन भारत का इतिहास। आज हम आपको बताएंगे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास में कौन कौन से टॉपिक हैं जहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो जीएस का प्रश्न पत्र होता है उसमें प्रश्नों का विभाजन मैंने कर दिया था कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास ऐसा विषय है जिसमें इसका सिलेबस बहुत अधिक है और प्रश्न परीक्षा में 4 या 5 या 6 ही आते हैं, बहुत अधिक प्रश्न नहीं होते हैं इससे। जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जिससे कि नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए प्रारंभ करते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले सर्वाधिक प्रश्न वाले टॉपिक विषय है आज का मध्यकालीन भारत का इतिहास। देखते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है सिंध पर अरबों का आक्रमण। इसमें क्या पूछा जाता है, आगे मैंने लिखा है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। इसके बाद गजनी वंश का संस्थापक कौन था। देखिए पहला प्रश्न जो इससे बनता है, कई बार पूछा गया है, प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था भारत में। इसके बाद गजनी वंश का संस्थापक, गजनी वंश से जुड़े हुए सारे प्रश्न, अलप्तगीन सुगुप्तगीन से जुड़े हुए प्रश्न आप देख लीजिए, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा कि अलप्तगीन था या सुबुक्तगीन था। उसके बाद महमूद गजनवी की उपाधियाँ, इनको कौन कौन सी उपाधि दी गई थी। इसके बाद इसके द्वारा किए गए प्रमुख आक्रमण, कौन कौन से आक्रमण महमूद गजनवी ने किए। अलबरूनी के बारे में पढ़ लीजिएगा, उतबी, फिरदौसी, इन सब के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। मोहम्मद गौरी, ये सब मतलब इसमें कौन सा दरबारी कवि था या किसकी कौन सी रचना है। इसके बाद फिर अगला टॉपिक इसी में आता है मोहम्मद गौरी में क्या पढ़ना है आपको, तराइन युद्ध पढ़ना है, चंदावर का युद्ध पढ़ना है। तराइन के दोनों युद्ध पढ़ने हैं, प्रथम और द्वितीय। चंदावर का युद्ध, इनका क्या परिणाम रहा। इसके बाद फिर इन दोनों ने मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के सिक्कों की क्या विशिष्टता रही। जैसे किसके सिक्कों पर संस्कृत में लेख लिखा हुआ था, संस्कृत छपी हुई थी, या किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। इन दोनों में से एक के सिक्कों पर संस्कृत में लेख था और एक के सिक्कों पर क्या था, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। तो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो ऐसे सिक्कों से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। इसके बाद गजनवी और गोरी में, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी में किसके आक्रमण का उद्देश्य धन अर्जन था और किसका उद्देश्य इस्लाम धर्म की स्थापना था। तो इस प्रकार से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, बहुत अधिक प्रश्न नहीं आते हैं, जो हमने सिलेक्टेड बताए हैं इतने ही आते हैं। आप पूर्वावलोकन से ये वाला टॉपिक पूरा कवर कर सकते हैं। आप उसकी व्याख्या पढ़िएगा, देखिएगा कि व्याख्या में और जो प्रश्न पूछे गए हैं वहीं से प्रश्न मिल जाते हैं। इसके बाद जो इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो है दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, इनसे सबसे अधिक प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आपका 1 या 2 हमने पिछली परीक्षाओं से देखा है, सूफीवाद एवं भक्ति आंदोलन, यहाँ से प्रश्न आ जा रहा है, सूफीवाद एवं भक्ति आंदोलन से। तो पहले ऊपर बात कर लेते हैं, फिर आगे आते हैं। बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत में क्या पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है। किसका क्रम, कौन सा वंश किसने, मतलब किसके बाद कौन सा हुआ, गुलाम वंश हुआ, फिर खिजली हुआ। तो इसकी आप लोग चाहें तो ट्रिक बना लें या फिर याद कर लें अगर रट पाएँ तो, ठीक है। इसके बाद किसने सबसे अधिक शासन किया, मतलब किस वंश ने सबसे अधिक कुल मिलाकर शासन किया, सभी राजाओं ने मिलाकर उस वंश के। इसके बाद किसने सबसे कम शासन किया और इनका क्रम मतलब जो हमने बताया कि पहले तो एक याद कर लें कि किसने किस हिसाब से शासन किया, पहले किसने, उसके बाद, ठीक। दूसरा क्रम किसने सबसे अधिक किया, उसके बाद किसने उससे कम किया, उसके बाद उससे कम, इस प्रकार से घटता क्रम, उनके शासनकाल का घटता हुआ क्रम। ये हमने दोबारा क्रम लिखा है, जो ये है उनके शासनकाल का घटता हुआ क्रम। चलिए आगे देखते हैं, गुलाम वंश में प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं। गुलाम वंश में इसका संस्थापक कौन था, इनके शासन का क्रम, गुलाम वंश में जो शासक हुए हैं इनके शासन का क्रम, राजधानी कौन कहाँ से कहाँ ले गया, किसने क्या कार्य किए। गुलाम वंश में जो राजा हुए थे किसने क्या कार्य किए, जैसे देखते हैं चालीसा, ये 40 नहीं है, चालीसा का गठन किसके द्वारा किया गया और चालीसा समाप्त किसके द्वारा किया गया। या 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वतुल इस्लाम, ये सब किसके द्वारा स्थापित किए गए। इसके बाद मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ, ये आता है, प्रश्न आ चुका है कई बार। इसमें गुलाम वंश में कौन से शासक थे कि इनकी क्या उपाधियाँ थीं, जैसे जिले इलाही किसको कहा जाता था, या लाख बख्श, कुरान खां,
इस प्रकार से ये उपाधियाँ किस शासक की थीं। उसके बाद सिक्के जो हैं वो आपको मध्यकालीन इतिहास में सिक्के से जुड़ा हुआ एक प्रश्न अवश्य आता है, तो वो चाहे दिल्ली सल्तनत से हो चाहे मुग़ल काल से हो, आप सिक्के जो हैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए कि उनका नाम क्या था और किस धातु का बना था। देखिए चांदी का टंका, तांबे का जीतल किसने चलाया था, ये प्रश्न आ जाता है। इसके बाद बलबन के बारे में थोड़ा प्रश्न पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। इन्होंने कई सारी रीतियाँ शुरू कर दी थी। रक्त लौह नीति एक आई थी इनकी। इसके बाद सिजदा पाबोस ये प्रथा थी, नौरोज एक प्रथा थी। तो इस प्रकार से गुलाम वंश से सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है। आगे देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से अगर इसमें दिल्ली सल्तनत से प्रश्न आता है तो बहुत संभावना होती है कि अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ ही होगा। जैसे इनकी उपाधि क्या थी, सिकंदर सानी की उपाधि थी इसकी। इसके बाद इसका उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो अभियान था किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद इसने जो सुधार किए, कौन कौन सुधार, देखिए बाजार सुधार किए थे, ठीक है, आर्थिक सुधार किए थे, पीडीएस प्रणाली लाया था। इसके बाद सैन्य सुधार किए थे, तो उसमें क्या क्या उपाय किया, कौन कौन सा पद सृजित कर दिया, जैसे नया पद सृजित किया, और वो क्या आकार देखता था। देखिए मैंने एक दो पद भी यहाँ लिखे हैं, दीवाने रियासत, दीवानी मुस्तखराज। तो ये मतलब विभाग की स्थापना कर दी थी, और कौन सा विभाग किससे संबंधित था, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ जाता है। आगे देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में बहुत अधिक संभावना होती है फिरोज शाह तुगलक से प्रश्न आने की। मोहम्मद बिन तुगलक से भी प्रश्न बन जाता है, तो इसमें आपको पढ़ना है, संस्थापक पढ़ना है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसको अच्छे से पढ़ना है, मैंने लिख दिया है अच्छे से। क्या अच्छे से पढ़ना है, जैसे इनका कार्य पढ़ना है। दीवान अमीर को ही किसके लिए था और किसने स्थापना की थी। कृषि सुधार किसके थे, दुआब में कर वृद्धि, ये कुछ है, इनका क्रम आपको देखना है। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर कृषि सुधार, दुआब में कर वृद्धि, राजधानी स्थानांतरण, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान अभियान। ये सब प्रारंभ करने के किसने प्रारंभ किए थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इन सब के पीछे कारण क्या थे और इन घटनाओं का क्रम क्या था, एक दो बार पूछा गया है कि कौन सी घटना किसके बाद हुई। इसके बाद इनके असफलता के कारण क्या थे, सबके अलग अलग कारण थे। अच्छा आगे देखते हैं, इब्न बतूता के बारे में पढ़ लीजिए, किसके शासनकाल में आया था, इसकी किताब क्या थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य जो हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से किए। इसके बाद जौनपुर शहर इसने बसाया था, नहरें खुदवाई, दारुल सफ़ा, कौन सा विभाग किससे संबंधित था, जैसे कि दीवान मुस्तखराज, दीवान खैरात, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई कर और जजिया कर, ये सब लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, कौन सा विभाग किससे संबंधित है और उसका कार्य क्या था। आगे सैयद और लोदी वंश से बहुत कम प्रश्न आते हैं, कभी कभार ही होता है। संस्थापक कौन था, सिकंदर लोदी के बारे में पढ़ना है थोड़ा बस। इनका उपनाम जैसे गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। इसके बाद गजे इलाही और गजे सिकंदरी, ये मापन इकाई थी, पैमाने थे। इसके बाद इब्राहिम लोदी के बारे में क्या पढ़ना है, पानीपत का युद्ध। इसके बाद फिर ये हो गया, अब हमने शासकों के बारे में पढ़ा जो दिल्ली के शासक थे, दिल्ली सल्तनत के। इसमें देखते हैं कि अब सल्तनत कालीन प्रशासन, इससे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। बहुत अधिक संभावना होती है कि अगर दिल्ली सल्तनत से प्रश्न आएगा तो इसमें प्रशासन और सिक्कों से जुड़े हुए प्रश्न आएंगे। देखते क्या आगा, ऊपर जैसे मैंने बताया लोक कल्याणकारी विभाग कौन सा किससे संबंधित था और किसकी स्थापना किसने की थी, जैसे दीवान वकूफ़, दीवान इंसा, दीवान रिसालत, इस प्रकार की ये सब किससे जुड़े हुए थे, इनका कार्य क्या था और इनकी स्थापना किसने की थी या किसने इनका सृजन किया था। इसके बाद एकता व्यवस्था, ये किसके द्वारा प्रारंभ की गई। कर व्यवस्था में घरी और चरी कर, ये तो जजिया कर। यहाँ पर देखिए 4 कर बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग पढ़ लीजिए, कौन सा हिंदुओं पर लगता था और कौन सा गैर हिंदुओं पर लगता था, कौन सा इसमें धार्मिक कर था और कौन सा धार्मिक कर नहीं था। देखिए जजिया, जक़ात, खुम्स और खराज, इसमें एक लूट का माल वाला है। अब देख लीजिएगा कौन किसका है, मुझे अच्छे से पता है और मैंने कई बार रिवीजन किया है तो मुझे अच्छे से सब याद हैं। टंका, जीतल, ससगनी, बहलोली, ये सब मुद्राएं थीं, सिक्के थे। आपको पूछा जा सकता है किस धातु के थे और किसने चलाए थे, ठीक है। इसके बाद इसमें कला और स्थापत्य एवं साहित्य में सल्तनत कालीन विशिष्ट स्थापत्य इमारतें, कौन कौन सी सल्तनत काल में इमारतें स्थापित की गईं, या कोई मस्जिद हुआ या मकबरा हुआ। जैसे कुतुब मीनार किसने बनाई, कुतुब मीनार से प्रश्न आता है। इससे आगे और बढ़ जाते हैं कि किसने इसे पूरा करवाया, क्योंकि जिसने बनाई थी उसने पूरा नहीं करवा पाई थी, किसने पूरा करवाया। इसके बाद फिर आंधी या कुछ तूफान आया था, ये क्षति पहुंची थी कुतुब मीनार को, तो इसकी मरम्मत किसने करवाई या फिर इसकी एक मंजिल और किसने बढ़वा दी, ऐसा प्रश्न आ जाते हैं। इसके बाद इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैंने इसलिए यहाँ पर शामिल किया है।
जहाज महल कहाँ है, अटाला मस्जिद कहाँ है, जौनपुर में है, पता होगा आपको। कुव्वतुल इस्लाम आदि ये कहाँ है। और कई कई बार तो पूछा जाता है कुव्वतुल इस्लाम जो है इसके पहले ये जो बना है इसके पहले यहाँ पर क्या था। ठीक है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये किसके अवशेषों पर कुछ तोड़ कर बनाया गया था, तो ये प्रश्न पूछ दिया जाता है। इसके बाद इस साहित्य में आते हैं तो अमीर खुसरो व अन्य साहित्यकार कौन कौन, मिनहाज है, इब्न बतूता है, बरनी है, हसन निजामी हैं। इनकी कृतियाँ पढ़नी है, कृतियाँ या ग्रंथ या इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी हुई हैं, जैसे कुछ पुस्तकें हैं मैं यहाँ पे मैंने लिखी हैं। ताजुल मासिर है, तारीख़ हिंद, रहला, तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही। देखिए बहुत हल्का हल्का अंतर है, मुबारक शाही, फ़िरोज़ शाही, तबक़ात नासिरी और तबक़ात अकबरी। तो इन सब के लेखक कौन हैं, ये परीक्षा में कभी कभी मिलान करने को आ जाते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, सूफीवाद एवं भक्ति आंदोलन। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि सूफी संत कौन था, कौन किसका गुरु है और कौन किसका शिष्य है। सूफी संतों में प्रश्न इसमें बहुत बार आया था कि मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य हैं या किसके गुरु हैं। ठीक है, किस सूफी संत की क्या उपाधि है, अगर कोई उपाधि दी गई हो यथा या उपनाम इनका हो, जैसे कि भारत का सादी किसको कहा जाता है, या चिराग ए दहलवी किसको कहा जाता है, शेख उल हिंद किसकी उपाधि है, महबूब ए इलाही ये किसकी उपाधि है। यह पूछ जाता है इनकी दरगाह कहाँ है। इसके बाद किसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, बाबा फरीद के बारे में, निजामुद्दीन औलिया के बारे में और अमीर खुसरो के बारे में। सारे तथ्य आपको पढ़ने हैं इनसे जुड़े हुए, इनसे प्रश्न बार बार आते हैं। इसके बाद आते हैं भक्ति आंदोलन पे, तो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित सारे मठ कहाँ कहाँ पर हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के चारों कोनों पर बने हैं, किस राज्य में है, उनका नाम क्या है। इसके बाद रामानंद जी की जीवनी आपको पढ़नी है। रामानंद जी से जुड़े हुए प्रश्न बहुत आते हैं कि इन्होंने जो है हिंदी भाषा में पहली बार इनको भक्ति को लोगों तक पहुँचाने के लिए हिंदी भाषा का माध्यम बनाया। इसके बाद द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, इन सब के प्रतिपादक। ये मिलान करने को आ जाता है ऐसे ऐसे करके, एक तरफ दिए होंगे ये सिद्धांत और दूसरी तरफ इनके प्रतिपादक दिए होंगे, आपको मिलान करना होगा या पूछ दिया जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको पहचानना होगा। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए, परीक्षा में आप मान के चलिए 90% उम्मीद है कि इससे एक प्रश्न आएगा। कौन संत किस शासक के समकालीन था, मतलब कौन से संत जो जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं गुरु नानक, मीराबाई, सूरदास, कबीर, इनका क्रम देख लीजिए कौन किसके बाद में हुआ या कौन पहले हुआ, या फिर कौन सा इसमें संत जो है किसके समकालीन था, किस शासक के, कौन सा उस समय शासन कर रहा था। आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य, इसमें आपको क्या पढ़ना है, बहुत अधिक नहीं बचा हुआ है। इसके बाद एक टॉपिक और है, विजयनगर पर शासन करने वाले वंश, संगम, सालू, तुलु, अराबिड, इनके संस्थापक पढ़ने हैं। अंतिम शासक कौन था ये देखना है। इसके बाद विजयनगर आने वाले यात्री, यहाँ से प्रश्न अवश्य आता है और आप लोग भूल मत करिएगा, इसको अवश्य पढ़िएगा। निकोलस कोंटी जिसको कहा गया, अब्दुल रज्जाक या बारबोसा, डोमिंगो पायस, ये सब किस शासक के शासनकाल में आए, यानी विजयनगर साम्राज्य में किसका शासन था जब ये सब आए थे और ये किस देश के थे। बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, हमने क्या किया है, हमारी एक रणनीति रही है कि जहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं वहाँ से प्रश्न गलत ना हो। तो आपको भी ये सलाह देंगे कि जहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, मैंने वो डिटेक्ट कर लिया है, उनकी नब्ज पकड़ ली है कि यहीं से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो वो प्रश्न हमने गलत नहीं किए और यही मेरी सफलता का राज है। हरिहर बुक्का, देवराय प्रथम या देवराय द्वितीय, इनकी उपाधियाँ या इनकी उपलब्धियाँ आपको पढ़नी है। इसके बाद बहमनी राज्य के 5 उत्तराधिकारी राज्य जो हैं, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर, इनके संस्थापक कौन थे, मिलान करने को आ जाता है। एक दो बार देखा होगा आपने, एक दो बार प्रश्न इससे पूछा गया है। इसके बाद मेवाड़ शासक राणा कुंभा के बारे में, कश्मीर और जौनपुर के शासक, इनके बारे में देख लीजिएगा, बहुत माइन्यूटली 2-4 तथ्य होंगे हर एक के। इसके बाद तालीकोटा युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। इसमें कौन कौन सा शामिल था और कौन शामिल नहीं था, एक बार प्रश्न आ चुका है कि इन राज्यों में कौन सा इसमें शामिल नहीं था दूसरे पक्ष से, दोनों पक्ष आप देख लेने हैं। आगे देखते हैं मुगल वंश के बारे में, इसके बारे में आपको बताते हैं क्या क्या आता है। मुगल वंश में संस्थापक पूछे जाते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, शासकों का वास्तविक नाम, इनके प्रचलित नाम कुछ और थे और वास्तविक नाम कुछ और थे। शासक का क्रम बहुत आसान है, आपने अगर पढ़ा होगा मध्यकालीन इतिहास तो आपको पता होगा। किसका मकबरा कहाँ है और किसने बनवाया। इसके बाद किसी शासक की कोई विशेषता, यथा सबसे कम समय तक किसने शासन किया, सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया, या सबसे कम उम्र में कौन गद्दी पर बैठा, सबसे अधिक उम्र में कौन गद्दी पर बैठा है, इस प्रकार के। उसके बाद मुगल शासकों द्वारा लड़े गए युद्ध, किस वर्ष युद्ध लड़ा गया, कौन सा, जैसे पानीपत है, खानवा है, चंदेरी है या घाघरा का युद्ध है, और किसके साथ हुआ और परिणाम क्या रहा।
ये देखिए मैंने लिखा है किसके साथ, या उसमें कोई विशेषता रही हो। जैसे प्रश्न पूछ देता है जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया था, या तुलगमा युद्ध नीति जो है वो किस युद्ध में अपनाई गई थी, गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद ली गई थी, बाबर द्वारा धारण की गई थी। इसके बाद हुमायूं के युद्ध का क्रम पूछा जाता है, देवरा है, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। इनका वर्ष आपको पता होना चाहिए, तभी आप इनको क्रम में लगा लेंगे। मुगल वंश के शासकों के जीवनीकार किसने जीवनी लिखी है, जीवनी का नाम क्या है, उसकी भाषा क्या है। ठीक है, इनके जो शासक हुए हैं उनकी जीवनी किस नाम से है और उनकी जीवनी का नाम क्या है, जीवनीकार कौन है और जीवनी की भाषा क्या है। एक बार इसके बाद अकबर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, कब कौन सा कार्य किया, जैसे तीर्थ यात्रा कर कब हटाया था, जजिया कर कब हटाया था, इसकी समाप्ति कब की थी, इबादत खाने का निर्माण, इबादत खाने को सभी धर्म के लिए खोल कब दिया गया था, दीन इलाही की स्थापना या मजहरनामा, इनके सबके वर्ष पूछे जाते हैं कि किस वर्ष ये काम किया गया था। अरेंज करने को भी आ जाता है कि इसको वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में लगाइए। इसके बाद मनसबदारी व्यवस्था है। अकबर ने जरी कलम और सीरी कलम, ये देखिए कुछ उपाधि दी थी अकबर ने, जरी कलम की, सीरी कलम की, जगत गुरु की, युग प्रधान की। ये उपाधियाँ किसको दी गई थी, ये भी प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। ये उपाधियों वाले प्रश्न अगर किसी को किसी ने दिए तो पूछ दिया जाता है कि किसने किसको दी थी। इसके बाद बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस युद्ध के बाद। ये वीडियो बहुत लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम प्रश्न ही यहाँ पर लिख देते हैं कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो हमको लगता है कि बहुत अधिक संभावना है कि ये आ जाएंगे। तो किस युद्ध के बाद फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा की स्थापना की गई। या जहांगीर के बारे में तथ्य आ जाते हैं कि मुगल काल में आने वाले अंग्रेज यात्री पूछे जाते हैं कि पीटर मुंडी किसके काल में आए थे, सर टॉमस रो या कैप्टन हॉकिंस, ये सब किसके शासनकाल में आए थे। ठीक है, इनको किसी को अगर कोई उपाधि दी गई हो तो उपाधि पूछी जाती है। इसके बाद औरंगजेब की विजय, इन्होंने जो जीते हासिल की औरंगजेब ने, और औरंगजेब के समय के जो विद्रोह हुए। इसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और वहीं से आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ हो जाता है 1707 ईस्वी से। इसके बाद मुगल काल में और क्या है, मुगल प्रशासन देख लेते हैं। किस पद पर अधिकारी का क्या नाम था या उसका कार्य क्या था, जैसे मीर बख्शी है, वजीर है। इसके बाद सैन्य व्यवस्था में आप देख लीजिए, दो अस्पा और सिंह अस्पा क्या होता था इस प्रकार से। या भू राजस्व व्यवस्था क्या थी, या किसके समय में क्या थी, मतलब कौन से शासक के काल के समय कौन सी भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित थी, किसमें मनसबदारी थी, किसमें किस प्रकार की, ये सब आते हैं प्रश्न। इसके बाद साहित्य, स्थापत्य, सिक्के, संगीत और चित्रकला, ये मुगल वंश की बात कर रहे हैं, मुगल काल की बात कर रहे हैं। इसमें देखते हैं किस ग्रंथ का किसने किसके द्वारा किस नाम से अनुवाद कराया। देखिए किस ग्रंथ का, तो ग्रंथ पूछ जाता है महाभारत का है, रामचरितमानस का है, या पंचतंत्र का है। किसने किसने अनुवाद किया, किसके द्वारा मतलब किसने अनुवाद कराया, किस शासक ने आदेश दिया था अनुवाद करने के लिए, किसके द्वारा। अब हो गई बात कि किसने अनुवाद किया, किस नाम से। यहाँ पर देखिए कई सारे प्रश्न हैं, किस नाम से, जैसे पंचतत्व का अनवर सुहेली नाम से था, तो इस प्रकार से रजमनामा किस नाम से अनुवाद किया गया था, किसने कराया था। ठीक, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद हुमायूंनामा, अकबरनामा, शाहजहांनामा, चहार चमन, ये आदि पुस्तकें, इनके लेखक कौन हैं। इसके बाद आते हैं स्थापत्य पे, जामा मस्जिद हो गई, दिल्ली और आगरा के लाल किला और मोती मस्जिद। देखिए दिल्ली में भी लाल किला है और आगरा में भी लाल किला है, और दिल्ली का भी मोती मस्जिद है और आगरा में भी मोती मस्जिद है, और सबकी स्थापना अलग अलग शासकों ने की है, अलग अलग शासकों ने इसका निर्माण कराया है। तो आपको ये पता होना चाहिए किसने कहाँ का कराया है। इसके बाद हुमायूं का मकबरा, एतमद्दौला का मकबरा, तख्ते ताउस किसने बनवाया और कौन अंतिम बार बैठा, और इसको कौन ले गया यहाँ से भारत से। आपको पता होगा नादिर शाह ने अटैक किया था और तख्ते ताउस ले गया था, और इस समय किसका शासन था, मोहम्मद शाह का था। तो अंतिम समय मोहम्मद शाह ही बैठा था इस पर, अंतिम शासक। इसके बाद सोने चांदी और तांबों के सिक्कों के नाम, या फिर कौन संगीत का प्रेमी था और कौन चित्रकला का प्रेमी था। किसके काल को चित्रकला का या संगीत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ये प्रश्न। जहांगीर के समय के चित्रकलाकार कौन कौन से थे, मंसूर था, अबुल हसन था, इसमें एक पक्षी चित्रकार था। तो ये सब आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अंतिम टॉपिक है मराठा राज्य और संघ। इसमें क्या शिवाजी की जीवनी अच्छे से पढ़नी है कि इनका जन्म कब हुआ, इनके पिताजी, इनकी माताजी, या इनका पालन पोषण किसने किया, या इन्होंने कौन सा किला जीता, इस प्रकार से प्रश्न। इसके बाद मुगलों के साथ इनके संबंध कैसे रहे। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले कौन सा किला जीता था, और इस पर भी एक मूवी बनी है कोंडाडा करके। तो कोंडाडा का किला, उसके बारे में आप लोग अच्छे से देख लीजिए, कब जीता था उसके बारे में कोई तथ्य अगर जुड़ा हुआ हो। इसके बाद राज्याभिषेक कब हुआ। सबसे महत्वपूर्ण है शिवाजी के प्रशासन में जो अष्टप्रधान था उसमें जो पद दिए गए थे उसमें कौन सा पद क्या कार्य करता था, किससे संबंधित था, जैसे दबीर या मजूमदार या सर्रे नौबत तो कई बार पूछा गया परीक्षा में। चिटनीस, यहाँ पर सुमंत भी एक पद था, सुमंत ये किससे संबंधित था। ठीक है, इसके बाद आते हैं भू राजस्व व्यवस्था से।
अब इसमें देखिए आप कर व्यवस्था थी, चौथ और सरदेशमुखी, ये बार बार पूछी जाती है परीक्षा में कि चौथ किससे लिया जाता था और सरदेशमुखी किससे ली जाती थी। कौन सी इसमें टैक्स था या कर था वो सुरक्षा के बदले में लिया जाता था, आक्रमण न करने के बदले में। ठीक है, आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चौथ और सरदेशमुखी क्या थे। इसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी की आप देख लीजिए कौन से, उनका क्रम क्या था या किसके समय में कौन सी घटना हुई, जो और भी घटनाएं हुई मुगलों के साथ या फिर और जो युद्ध हुए किसके समय में क्या हुआ, या बालाजी विश्वनाथ के समय की घटना, बाजीराव प्रथम पेशवा से जुड़े हुए प्रश्न, बाजीराव प्रथम से, बालाजी विश्वनाथ से और पेशवाओं से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने हैं, और पानीपत का तृतीय युद्ध। इसके बाद जो है क्या होता है, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ पर पूरा हुआ और आधुनिक भारत का इतिहास वो बता चुके हैं। तो इतिहास के तीनों जो टॉपिक हैं इसके, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों हमने बता दिए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, उम्मीद करते हैं ये आपके लिए बहुत अधिक लाभप्रद होंगे। और इसकी जब हम वन लाइनर जब हम इसकी PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम समाहित कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।